हेलो एस्पायरेंट्स, 25 फेब की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। तो द हिंदू न्यूज़पेपर से हमने ये 11 न्यूज आइटम्स पिकअप की है। हम इनको डिटेल में देखेंगे। पहली न्यूज आइटम है इंडियन शॉट डेड इन यूएस हेट क्राइम। तो ये यूएस में एक इंडियन इंजीनियर 32-year-old इंजीनियर को शूट कर दिया गया। ही वाज गन डाउन बाय अ 51-year-old नेवी वेटरन। तो ये मतलब नेवी ऑफिशियल रह चुके हैं वो काफी टाइम से। तो ये शूट करने से पहले स्लोगन दिया गया, गेट आउट ऑफ माई कंट्री। सो ऐसा उन्होंने शाउट किया। एंड इसी इंसिडेंट में दिस पर्सन डाइड और एक इंडियन इंजर भी हुआ। प्लस एक और 24-year-old अमेरिकन उन्होंने इसमें इंटरफियर किया। ही टुक अ बुलेट, उनको एक बुलेट गन गोली लगी चेस्ट में भी, और वो उन्होंने शूटर को स्टॉप करने की कोशिश की। तो ये इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेजेंटली वेस्टर्न इकोनॉमीज में और यूएसए में भी आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी को क्लोज करने की और जॉब्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि इंडियंस आके यूएस में वर्क करते वो पसंद नहीं किया जाता है। तो ये एक इंसिडेंट ऑफ हेट क्राइम भी माना जाता है। तो उसके ऊपर ये मर्डर को अरेस्ट किया गया है ऑन द चार्जेस ऑफ मर्डर, और हेट क्राइम का भी इन्वेस्टिगेशन इस पे होगा कि क्या ये हेट क्राइम था। तो जैसे हम देख रहे हैं H1B वीजा के लिए भी नॉर्म्स रेज किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा इंडियंस और ज्यादा एशियंस वगैरह यहाँ से आउटसाइडर्स आके यहाँ पे जॉब्स ना करें और अमेरिकन को ही सारे जॉब्स मिले। तो वो इंसिडेंट में ये इम्पोर्टेंट है। तो यूएस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी सारी ऐसे पॉलिसी चेंजेस कर रहे हैं, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला न्यूज आइटम है प्लान टू अलाउ लार्जर फर्म्स टू शट शॉप सैंस गवर्नमेंट नॉट। सैंस मतलब विदाउट गवर्नमेंट नॉट। तो मतलब ये लेबर मिनिस्ट्री का प्रपोजल है कि फैक्ट्रीज जो है, तो फैक्ट्रीज अगर कम वर्कर्स होते, तो प्रेजेंटली रूल ये है कि अगर 100 वर्कर्स जितने अगर फैक्ट्री में वर्कर्स है, मतलब छोटी फैक्ट्री है, तो उनको अगर शट डाउन होना है तो वो शट डाउन कर सकते हैं। ये वर्कर्स को रिट्रेंच कर सकते हैं, मतलब उनको जॉब लॉस हो जाएगा, उनका उनको निकाल दिया, जैसे खत्म हो गया, उनका प्रोटेक्शन नहीं रहता है फिर लेबर के लिए। तो ये 100 वर्कर्स तक की छोटी फैक्ट्री है तो उनको अलाउ किया जाता है। अगर 100 वर्कर्स से ज्यादा फैक्ट्री को अगर शट डाउन होना है तो उनको गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये प्रोविजन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में। तो अब लेबर मिनिस्ट्री चाहती है कि 100 वर्कर्स की लिमिट को बढ़ाकर 500 वर्कर्स कर देना चाहिए, ताकि ये पर्पज इसका ये है कि फैक्ट्रीज को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हायरिंग फायरिंग में। तो इसीलिए वो ये चाहते हैं कि ये चेंजेस किए जाए। इवन 2015 में लेबर मिनिस्ट्री ने सेम प्रपोजल किया था। अभी का भी ये प्रपोजल जीओएम के पास जाएगा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास जाएगा, जहाँ पे इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगा। तो क्या डिसीजन होगा वो उनको पता चलेगा। जीओएम के हेड है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये 2015 में जब लेबर मिनिस्ट्री ने सिमिलर प्रपोजल दिया था, तब उन्होंने कहा था कि फैक्ट्रीज अप टू 300 वर्कर्स है उनको अलाउ करना चाहिए, अब तो 500 वर्कर्स तक का कह रहे। तो उस टाइम पे ये भी नहीं हो सका क्योंकि लेबर यूनियंस जो है, ट्रेड यूनियंस, वो काफी इसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इसको स्क्रैप करना पड़ा ये प्रपोजल को। तो अब कैसे ये आगे जाएगा और ट्रेड यूनियंस का क्या रिस्पॉन्स होगा वो हमको देखना होगा। तब उन्होंने एक और प्रपोजल ये भी दिया था कि लेबर लॉज जो है, 3 लेबर लॉज, इनको भी इंटीग्रेट करना चाहिए, यूनिफाई करना चाहिए। जैसे ट्रेड यूनियंस एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है और ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, तो ये रैशनलाइज करना चाहिए। ये भी एक प्रपोजल था। तो इस ये अभी के प्रपोजल के साथ 500 वर्कर्स तक के रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं फैक्ट्रीज अगर शट डाउन करें। तो ये प्रपोजल के साथ उन्होंने डेटा भी दिया है कि 99% जो नॉन एग्रीकल्चरल एस्टेब्लिशमेंट्स है कंट्री में, तो वो 4.53 करोड़ एस्टेब्लिशमेंट्स आती है। ये सारी लेस देन 100 वर्कर्स है इनमें। तो ये 2013-14 का डेटा है। तो इनको तो अलाउड होता है, ये रिटेंच कर सकते हैं वर्कर्स विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। तो वही है। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ थोड़ा स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एस्टेब्लिशमेंट है जिनको ये इम्पैक्ट करेगा। पर जो स्मॉल प्रोपोर्शन परसेंटेज में, पर नंबर में देखोगे तो काफी ज्यादा होगा ये। और इतने सारे और एस्टेब्लिशमेंट्स, उसके इतने सारे वर्कर्स, तो अगर छोटी सी बात होती तो गवर्नमेंट भी एम्फोसाइज नहीं करती करने के लिए। तो व्हेन इट्स टॉकिंग इन फेवर ऑफ द इंडस्ट्रीज, सो व्हाट अबाउट द इन फेवर ऑफ वर्कर्स। तो ये बैलेंस लाना काफी जरूरी है। तो अब देखते हैं आगे इस पे क्या स्टेप्स लिए जाएंगे कि लेबर लॉज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेबरर्स को, कि फॉर द इंडस्ट्रीज व्हाट फेवर्स इंडस्ट्रीज वो किया जाएगा। फिर अगला न्यूज आइटम है दिल्ली अलाउज ढाका यूज ऑफ बॉर्डर रोड्स। तो ये है
इंडिया ने अलाउ किया है बांग्लादेश को, दिल्ली मतलब इंडिया का कैपिटल, ढाका बांग्लादेश का कैपिटल, तो बांग्लादेश को अलाउ किया है कि इंडिया के बॉर्डर रोड्स वो यूज करे। तो ये चित्तगोंग रीजन है जो, ये हिली ट्रैक्ट है और ये इनहॉस्पिटेबल है, मतलब ये इजीली एक्सेसिबल नहीं है, यहाँ पे प्लेन रोड्स ले डाउन नहीं कर सकते, तो इसीलिए इंडिया के बॉर्डर रोड्स अलाउ किए जाएंगे इनको। तो ये चित्तगोंग से जो एडजॉइनिंग स्टेट्स है इंडिया में, ये चित्तगोंग है यहाँ पे बांग्लादेश में, तो ये एडजॉइनिंग स्टेट्स या त्रिपुरा और मिजोरम है, तो यहाँ पे ये रोड्स अलाउ किए जाएंगे। तो उनको बॉर्डर आउटपोस्ट बनानी है, तो वो बॉर्डर आउटपोस्ट मिजोरम और त्रिपुरा के बॉर्डर के पास यहाँ बनाई जाएगी, ये 11 आउटपोस्ट उनको बनानी है। तो ये BOPs है, बॉर्डर आउटपोस्ट, तो ये 11 नहीं 13, तो ये 6 त्रिपुरा बॉर्डर के अक्रॉस बनेंगी और 7 मिजोरम बॉर्डर के अक्रॉस बनेंगी। तो इसके लिए ये बॉर्डर रोड्स इंडिया के यूज किए जाएंगे। और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये दे आर डिप्लॉयड देयर, मतलब वो वहां पे फंक्शन करते हैं। तो बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, तो ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होके 1971 में बांग्लादेश बना है, तो इसीलिए BSF ही यहाँ पे डिप्लॉयड है बांग्लादेश बॉर्डर में भी। तो ये वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को ये BSF मॉनिटर करेगी। और एक चीज है जो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में चित्तगोंग हिली रीजन से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, तो काफी ग्रुपिंग्स है, टेररिस्ट ग्रुप्स है जो यहाँ फंक्शन करते हैं, और वो यहाँ पे एक्ट्स करके भाग जाते हैं क्रॉस द बॉर्डर इन चित्तगोंग। तो यहाँ पे चित्तगोंग हिली ट्रैक्स में काफी ये इंसर्जेंसी कैंप्स है जो इंडिया के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे बांग्लादेश को पहले भी डिमांड किया गया कि इनके अगेंस्ट ये एक्शन ले, इनको एलिमिनेट किया जाए, तो बांग्लादेश ने ये किया भी है। तो दे हैव डिमोलिश्ड मेनी कैंप्स। तो अभी भी ये बात रखी गई सामने कि BSF ने उनको कहा कि एटलीस्ट 21 इंसर्जेंट कैंप्स है जो यहाँ फंक्शन कर रहे हैं, पर बांग्लादेश ने इस बार मना किया कि ऐसे कोई कैंप हमारे सॉइल पे अब नहीं है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। तो ये है बांग्लादेश के, आप देख सकते हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो है, तो ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया बिल्डिंग अ सुपर कंप्यूटर जगरनॉट। तो इंडिया अपना सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर बना रही है, मतलब बहुत हाई स्पीड पे ये कंप्यूटर फंक्शन करेगा। तो अगर फुल कैपेसिटी पे ये प्रोसेसर इसकी फंक्शन करेंगे तो उनकी स्पीड होगी 10 पीटा फ्लॉप्स। पीटा मीन्स 10⁻15, तो 10⁻15 फ्लॉप्स मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, 10⁻15 इतने ऑपरेशंस वो कर सकते हैं इन 1 सेकेंड। ये स्पीड का प्रोसेसर होगा। तो अगर ये अचीव किया जाएगा तो ये इंडिया का सुपर कंप्यूटर टॉप 10 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स वर्ल्ड के ये लिस्ट में आ जाएगा। तो इंडिया का सुपर कंप्यूटर ये लिस्ट में टॉप 10 में सिर्फ एक बार आया है इन 2007 सिंस 1990s। तो ये 2007 में एक सुपर कंप्यूटर था जो कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज है जो टाटा ग्रुप का है, उन्होंने ये डेवलप किया था। तो अब फिर से हम ये अचीव कर सकते। ये वाले सुपर कंप्यूटर को अभी नाम नहीं दिया गया है, पर ये डिसाइड किया गया कि ये होस्ट कहाँ, मतलब ये रहेगा कहाँ पे, ये जॉइंटली होस्ट किया जाएगा बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी पुणे में और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में, यूपी में। तो ये 2 जगह पे ये जॉइंटली होस्ट किया जाएगा। तो ये सुपर कंप्यूटर को मेजरली यूज किया जाएगा फॉर वेदर मॉडलिंग, टू अंडरस्टैंड द वेदर। तो ये डायनामिक मॉडल स्टैब्लिश किया गया है मानसून फोरकास्टिंग के लिए, तो वो मेजरली उसके लिए यूज किया जाएगा। पर जो बाकी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उनको भी अलाउ किया जाएगा कि इसमें लॉग इन कर सकते हैं और वो भी ये अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जो भी है, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन फोल्ड, वेदर मॉडलिंग एक्सेट्रा, जो भी फंक्शन है वो ये सुपर कंप्यूटर करेगा। तो ये अभी फाइनलाइज हुआ है। तो ये सुपर कंप्यूटर्स भी आप देख सकते हैं। तो ये मेजरली है वेदर मॉडलिंग के लिए, मतलब इसमें है ऐसा कि सिम्युलेट कर सकते हैं वेदर को। तो अगर 1 मंथ का डेटा से मार्च का डेटा इसमें डाला गया ये मॉडल में, तो ये एक्चुअल वेदर कैसा होगा जून टू सितंबर मानसून मंथ्स में वो सिम्युलेट कर सकते हैं, तो वो ये बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वेदर फोरकास्टिंग में ये इंपॉर्टेंट होगा। सिम्युलेटिंग मीन्स उसकी तरह रहना, मतलब वेदर कैसा है वैसा ही इधर भी वैसा ही इनपुट डालना या बनाना, ऐसे वो है। जैसे साइमुलेशन होता है कि आप अगर किसी को, फॉर एग्जांपल है कि अगर किसी को फ्लाइट उड़ाना, मतलब पायलट को फ्लाइट उड़ाना ये ट्रेनिंग देना है, तो साइमुलेशन किया जाता है। तो एक्चुअल फ्लाइट उड़ाना इट विल बी वेरी रिस्की। तो व्हाट यू डू इज कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर या सब बनाया जाए कि ये ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे बटन्स वो सब सेम बनाया जाए, एंड द
पायलट इज ट्रेन ऑन दैट, वो साइमुलेटर होता है। तो ये ट्रेनिंग वगैरह में काफी साइमुलेशन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी एक मंथ का साइमुलेशन किया जाए कि ऐसा वेदर है, तो प्रिडिक्ट कर सके कि आगे कैसा वेदर होगा, तो वो साइमुलेशन, तो उनका मतलब ये होता है नकल करना बेसिकली। ये सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट है 2016 में। तो फर्स्ट टॉप 2 वर्ल्ड के जो सुपर कंप्यूटर्स है वो चाइनीज है, सनवे तियाहू लाइट और तियानहे 2। तियानहे 2 पहले 2015 में टॉप पे था, अब दोनों नंबर 1 और नंबर 2 चाइना के पास है। थर्ड पे अभी यूएस थर्ड पे आ गया है, टाइटन सुपर कंप्यूटर। फोर्थ पे भी यूएस का सिक्योर्स कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। और फिफ्थ पोजीशन पे जापान का की कंप्यूटर है। तो टॉप 10 में अगर इंडिया आएगा तो हम देखेंगे जब ये सुपर कंप्यूटर लॉन्च होगा। अगला न्यूज आइटम है एनआईए टीम क्विजेस नेपाल बिजनेसमैन होदा। तो ये नेपाल बिजनेसमैन है शमसुल होदा, ही हैज बीन अरेस्टेड बाय नेपाल पुलिस। तो डबल मर्डर में अरेस्ट किया गया है एंड इसका नाम लिया गया था बाय 3 पीपल, जो बिहार पुलिस ने इंडिया में इनको अरेस्ट किया था ऑन द चार्जेस ऑफ प्लांटिंग एक्सप्लोसिव्स, आईईडीज प्लांट किए गए थे ऑन रेलवे ट्रैक्स, यहाँ पे इन घोरासहन और नकरदेही। तो ये दोनों जगह बिहार में यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स पे एक्सप्लोसिव्स डिटेक्ट किए गए और एक्चुअली इंसिडेंट अवर्ट हुआ, कुछ एक्सप्लोजन और कुछ डिजास्टर नहीं हुआ। पर इसमें उन्होंने नाम लिया शमसुल हुदा का, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आईएसआई ये करवा रही है। तो इसीलिए एनआईए को भी ये केस दिया गया है, क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री ने भी कहा होम मिनिस्ट्री को कि यहाँ पे केस है, हो सकता है कि ये साबोटाज का केस है। साबोटाज मतलब पर्पसली ये डिजास्टर्स हो रहे हैं। तो 2 मेजर ट्रेल एक्सीडेंट्स जो अभी फिलहाल हुए हैं, एक तो कानपुर के पास पुखरयान में और एक पुनेरू आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे ये जो 2 इंसिडेंट्स हुए हैं, इसमें ये माना जाता है कि यहाँ पे पाकिस्तान आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है, उनके बिहेस्ट पे ये इंसिडेंट्स हुए, इसीलिए एनआईए को ये केसेस दिए गए हैं। तो एनआईए इसमें अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने कंक्लूड नहीं किया अपना इन्वेस्टिगेशन, कोई रिपोर्ट नहीं दी है। पर ये इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे वो नेपाल पहुंचे टू इंटरोगेट विद दिस बिजनेसमैन शमसुल हुदा। तो इन्होंने कहा है कि ही हैज बीन इन्वॉल्व इन दीज केसेस, जो बिहार में ये जो 2 इंसिडेंट्स है जहाँ आईईडीज पाए गए, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट उन्होंने एक्सेप्ट किया है। पर कानपुर और आंध्र प्रदेश में ये जो पुखरयान और पुनेरू में जो एक्चुअल इंसिडेंट्स हो चुके हैं, इनमें ये नवंबर 2016 में ये पुखरयान में हुआ जो इंसिडेंट, उसमें 140 लोगों की जान चली गई, इंदौर पटना एक्सप्रेस डीरेल हुई थी। और जो ये कुनेरू आंध्र प्रदेश में अब 2017 में हुआ केस, उसके अंदर 41 पीपल की डेथ हो गई। तो ये 2 केसेस में उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो अब इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, कंक्लूड कैसे होगा इन्वेस्टिगेशन, हम देखेंगे। अगला न्यूज आइटम है बालोच लीडर सेज ही विल सीक इंडियाज हेल्प। तो ये बालोच लीडर है आमिर अहमद सुलेमान दौल। तो ये एग्जाइल में रह रहे यूके में फॉर लास्ट फ्यू इयर्स। इनको हिज हाइनेस द खान ऑफ कलत भी कहा जाता है। तो ये जो बालोच रीजन है वो एक्चुअली कलत एक सोवरीन स्टेट था। तो जैसे हम प्रिंसली स्टेट्स के बारे में इंडिया में पढ़ते, वैसे ही प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान में भी थे। तो ये कलत जो प्रिंसली स्टेट था, इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया। तो दे वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, बट पाकिस्तान ने इसको एनेक्स कर दिया था इन 1948, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसीलिए इनको इंडिपेंडेंस चाहिए और ये इंसर्जेंसी इतना पुराना है। तो बालोच वांट्स इंडिपेंडेंस, तो इसीलिए इनको सपोर्ट करते हुए इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच जो थी 15 अगस्त 2016 में, तब उन्होंने बालोचिस्तान के प्रॉब्लम के ऊपर भी बताया था, बात की थी। इसीलिए बालोच लीडर्स कह रहे हैं कि हम इंडिया का भी हेल्प लेंगे एंड दे आर हैप्पी दैट देयर कंडीशन हैज बीन हाईलाइटेड एज सच बाय इंडिया। तो वो फेवर उनको लग रहा है कि हमारे लिए फेवरेबल है इंडिया, तो वील टेक देयर असिस्टेंस एज वेल। तो असाइलम के लिए भी रिक्वायरमेंट्स बालोच से आए थे पहले, जब हमने न्यूज में डिस्कस किए थे। तो अब तक इस पे कोई स्टेप्स ऐसे लिए नहीं गए, किसी को असाइलम दिया नहीं गया है, बट देखेंगे। दे आर सेइंग दैट दे विल सीक इंडियाज हेल्प। तो ये है बालोचिस्तान, आप देख सकते हैं पाकिस्तान रीजन में यहाँ पे। और ये बालोचिस्तान के थ्रू ये सीपीसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये ग्वादर भी यहीं पे है, पोर्ट जो है, तो ये अरेबियन सी आता है। तो ये सीपीसी का भी रूट चेंज किया गया क्योंकि ये पूरा रीजन ऑफ अनरेस्ट है। तो ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। फिर अगला न्यूज आइटम है विंड टैरिफ्स एट अ लो ऑफ 3.46 पर यूनिट।
तो विंड टैरिफ मतलब विंड पावर जब जनरेट होगा तो उसको क्या रेट पे सेल किया जाएगा, तो ये रेट्स है, चार्जेस मतलब प्राइस, टैरिफ मतलब प्राइस। तो विंड पावर टैरिफ का प्राइस फिक्स हुआ है एट 3.46 पर किलोवाट आवर। तो ये ऑक्शन में फिक्स हुआ, मतलब ऑक्शन हुआ, बिडिंग हुआ कि क्या रेट पे जो सारे पार्टिसिपेंट्स थे वो क्या रेट पे विंड पावर जब जनरेट करेंगे तो उसको क्या रेट पे सेल करेंगे। तो ऐसा फर्स्ट एवर ऑक्शन हुआ इंडिया में ऑन विंड पावर, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। और ये किया गया था, ये सेलिंग किया गया था ऑक्शन बाय गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो 1 गीगावाट ऑफ विंड कैपेसिटी यहाँ पे ऑक्शन किया गया, और जिन्होंने ये राइट्स जीते, बिडिंग राइट्स, तो इनको अप टू 250 मेगावाट्स विंड पावर कैपेसिटी ये डेवलप करनी होगी इन अ प्लेस ऑफ देयर चॉइस। और ये एनर्जी जो वो जनरेट करेंगे विंड पावर से, वो ये सेल करेंगे टू स्टेट रन पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। तो ये फिक्स हुआ है। तो 2 स्टेट्स है जो मेजरली अंडर कंसिडरेशन है, तमिलनाडु और गुजरात। तो ये और कहीं भी ये एक्चुअली एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये विंड पावर टैरिफ, ये जो इतना लो बिड हुआ है, ये एक पॉजिटिव न्यूज है। प्लस ऑल्सो ये सोलर एनर्जी का भी जो टैरिफ फिक्स हुआ था, जो रिसेंटली ऑक्शन हुआ था ये रेवा मध्य प्रदेश में, तो 2.97 पर यूनिट पे ये डिसाइड हुआ था। तो ये भी काफी लो रेट है। तो जब रिन्यूएबल एनर्जी इतने लो रेट्स पे सेल की जाएगी तो ऑफ कोर्स इट इज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, एंड प्लस ये विंड पावर जनरेशन के लिए भी काफी अच्छा होगा, विंड पावर सोलर पावर जनरेशन। तो दिस लो रेट्स है, ये भी दिखाते हैं कि जो प्लेयर्स है, जो कंपनीज है, दे आर कॉन्फिडेंट कि वो डिलीवर कर सकते हैं। अगर नहीं डिलीवर कर सकते तो इतना लो टैरिफ्स नहीं रखते। तो ये बता रहा है कॉम्पिटिटिवनेस भी है और ये डिलीवरी करने के लिए केपेबल भी है। तो यही है। पर लो टैरिफ से वही होगा कि इनको ज्यादा फोकस इस पे भी क्या करना पड़ेगा कि कॉस्ट लो रहे, तो वो क्वालिटी भी वेरी नहीं होनी चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। पर देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स होती है इसके बाद। पर अब बिडिंग में तो काफी लो कॉस्ट क्लियरली सामने आए हैं। तो ये है रिगार्डिंग द सोलर पावर बिडिंग, जो 2.97 पे इतना आया था। और ये इंडिया का सोलर पावर कैपेसिटी जो है, तो इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, तो काफी सारा सोलर रेडिएशन आता है। तो इट रिसीव्स एडिक्वेट सोलर रेडिएशन फॉर 300 डेज। तो 3000 आवर्स ऑफ सनशाइन है इंडिया को मिलती है। तो ये 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है इन इंडिया सोलर एनर्जी से इन अ ईयर। तो ये मैप है, यहाँ पे बता रहे कि कितना सोलर रेडिएशन है और किधर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी जनरेट करने का इन वेरियस स्टेट्स। तो ये गुजरात, राजस्थान आप देखते हैं डार्केस्ट रीजन है, फिर एडजॉइनिंग रीजन है यहाँ पे, और ये जो दूर दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे कम सोलर एनर्जी पोटेंशियल है अरुणाचल प्रदेश में। फिर ये विंड पावर डेंसिटी का मैप है। तो इंडिया में विंड पावर डेंसिटी, जो ये ब्लू रीजन है, मतलब सबसे कम, यहाँ पे विंड पावर पोटेंशियल नहीं है। और जो डार्कर रीजन है जैसे रेड है, पर्पल है, यहाँ पे बढ़ते जा रहा है ये, यहाँ सबसे ज्यादा पोटेंशियल है विंड पावर का। और ये स्टेट जो है गुजरात, तमिलनाडु, यहाँ पे फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं विंड पावर प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिश करने का। पर जो जो बिड जीते भी है ये बार, उनको अलाउड है कहीं भी वो अपना विंड पावर प्लांट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगला न्यूज आइटम है नोट बैन सक्ड कैश लाइक वैक्यूम क्लीनर, IMF। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि जैसे एक वैक्यूम क्लीनर क्लीन कर देता है, वैसे इंडिया में डिमोनेटाइजेशन ने सारा कैश क्लीन अप कर लिया, और जो रिप्लेसमेंट हुआ करेंसी का वो काफी स्लोली था। तो ये जो है इसको वैक्यूम क्लीनर करके कह सकते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स करके टर्मिनोलॉजी होता है। तो हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इकोनॉमी में डाला जाता है, वैक्यूम क्लीनर ने सक किया। हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स मतलब ड्रॉप करते, जैसे कि जहाँ पे फूड पैकेजेस वगैरह जो अनएक्सेसिबल जगह है, जहाँ पे जैसे फ्लड्स वगैरह है, तो वहाँ हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स किए जाते हैं। तो एक टर्म होता है हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स। तो जैसे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मनी, तो इकोनॉमी में जब ये टर्म यूज होता है मतलब पैसा गवर्नमेंट डालती है, इन्फ्यूज करती है इकोनॉमी में, लोगों के हाथ में पैसे आए ताकि वो इकोनॉमिक स्पर हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो इट्स अ स्टिमुलस टू द इकोनॉमी, ऐसे तो हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स वो टर्म होता है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं ये वैक्यूम क्लीनर जैसे था डिमोनेटाइजेशन। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने
इंडिया का ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड भी कम किया है, तो 6.6% कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में इंडिया का ग्रोथ रेट रहेगा, और 17-18 में वो रिबाउंड होके 7.2% हो जाएगा। वो कह रहे शॉर्टेजेस तो हुए, कैश शॉर्टेजेस की वजह से प्राइवेट कंजम्पशन काफी कम हो गया है, और ये जो इफेक्ट्स है वो धीरे धीरे मार्च 2017 तक ये ईज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे कैश शॉर्टेज। ये आईएमएफ के बारे में है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, वर्ल्ड बैंक ग्रुप को। तो ये दोनों एस्टेब्लिश किए गए थे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट्स करके, यहाँ पे यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था जो मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस 1944 में। तो यहाँ पे ये है वॉशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है। तो ये आईएमएफ के बारे में। तो ये लोन्स देते हैं फॉर बीओपी शॉर्टेजेस, बैलेंस ऑफ पेमेंट शॉर्टेजेस। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाते हैं, जो भी बीओपी प्रॉब्लम्स कोई भी कंट्री की होगी तो उनको सपोर्ट करने के लिए, और लो इनकम कंट्रीज को भी ये कंसेशनल लोन्स वगैरह सपोर्ट देते हैं। टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, एडवाइजेस वगैरह, इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, इनके रिपोर्ट्स आते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये आईएमएफ की रिपोर्ट्स होती है, सर्विलेंस और एनालिसिस एडवाइस भी दिए जाते हैं। और ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंस है वो बताया गया है। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के लिए है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम कहीं भी होगी, एक्सचेंज स्टेबिलिटी लाने के लिए कंट्रीज में ये लाया गया है आईएमएफ। और वर्ल्ड बैंक जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुअरर कंट्रीज में लाने के लिए है। तो ये कंसेशनल लोन्स देते हैं पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को, तो असिस्टेंस उनको दिया जाता है। तो ये वर्ल्ड बैंक है। और आईएमएफ में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है एक कोटा सिस्टम से आते हैं। तो कोटा होता है, मतलब हर एक मेंबर कंट्री को एक कोटा मिलता है, जितना वो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट टू द आईएमएफ, उन बेसिस पे उनको कोटा होता है। और कोटा इज वोटिंग राइट्स प्लस उनको एसडीआर भी दिए जाते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो ये एक रिजर्व एसेट बन जाता है। जो इंडिया का भी एसडीआर है तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ दी फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज सच। तो एसडीआर की वैल्यू भी जो हार्ड करेंसीज है कंट्री वर्ल्ड में उनके ऊपर बेस्ड होती है। रिसेंटली इसमें एसडीआर में युआन, चाइनीज करेंसी को भी ऐड किया गया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एसडीआर वैल्यू। तो वो है ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। और ये यहाँ पे उनका ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके यहाँ से आते हैं, और इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर्ल्ड बैंक के बोरोइंग से आते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। तो ये है उनका। अगला न्यूज आइटम है बैड बैंक टू हेल्प स्पीड अप स्ट्रेस्ड एसेट्स रेजोल्यूशन, फिच। तो ये फिच इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इन्होंने कहा है कि जो बैड बैंक का आइडिया इंडिया में है, जो इकोनॉमिक सर्वे में भी प्रमोट किया गया है ये पॉइंट, तो ये बैड बैंक अगर एस्टेब्लिश की जाएगी तो जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है, स्ट्रेस्ड एसेट्स मतलब जिनके ऊपर स्ट्रेस है, प्रेशर है, मतलब वो एसेट्स बैंक्स के पास होते हैं। तो जो लोन्स बैंक्स देते हैं वो उनके एसेट हो जाते हैं, क्योंकि वो लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा बैंक्स को, कैपिटल अमाउंट भी रिटर्न मिलेगा, तो ये एसेट है। पर अगर ये नहीं रीपे हो रहे, जब लोन्स रीपे नहीं होते या इंटरेस्ट नहीं आते उनके ऊपर रेगुलरली, तो वो स्ट्रेस एसेट्स है। और अगर ज्यादा टाइम तक नहीं आते, जैसे 3 मंथ्स कॉन्जिक्यूटिवली इंटरेस्ट नहीं पे किया गया है, तो उनको एनपीएस जैसे डेजिग्नेट भी किया जाता है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डेजिग्नेट हो जाते हैं। तो इससे उनका एसेट एक्चुअली लायबिलिटी बन जाता है, उनके ऊपर बर्डन बन जाता है। तो ये जो है स्ट्रेस एसेट्स, उनको रिजॉल्व करना जरूरी है। और इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास ज्यादा एनपीएस है, ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ एनपीएस है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो ये जो एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, काफी सारे इवन इंपॉर्टेंट लार्जर कंपनीज के है। जैसे एक एग्जांपल हमारा किंगफिशर एयरलाइंस का भी है। तो ये सारे जो एनपीएस है, इनको कैसे रिजॉल्व किया जाए इशू को, तो इसके लिए एक आइडिया ये दी गई है कि बैड बैंक एस्टेब्लिश किया जाए। तो ये बैड बैंक मतलब इसके अंदर सारे बैड लोन्स डाल दो, तो जो सारे मतलब जैसे डिसाइड करके, तो इसको एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे ही होगा ये, तो सेंट्रलाइज्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगा। तो जो सारे ये एनपीएस है वो इनको दिए जाएंगे, तो ये उस पर डिसाइड करेंगे कि इनको कैसे रिफ्रेम करके इनको वायबल बना सकते हैं, इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो भी पॉसिबल है। तो वो यहाँ पे किया जाएगा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ दीज एसेट्स। तो वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को यहाँ प्रपोजल यही है इकोनॉमिक सर्वे में भी, कि जो लार्जेस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स केसेस है, पॉलिटिकली टफ डिसीजंस जहाँ पे लेना है, तो वो यहाँ पे दिए जाए, ताकि इनको रिस्ट्रक्चर किया जा सके और बैंक्स फिर इससे छूटते हो गए। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर ये जब तक ये एनपीएस वो लेके आगे बढ़ेंगे, तब तक उनका बैलेंस शीट जो है वो अनफेवरेबल होगा, क्योंकि एसेट्स एनपीएस काफी ज्यादा है। तो एनपीएस काफी ज्यादा होने से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट होता है, उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो उनको
रखने होते हैं वो अफेक्ट होता है, एबिलिटी टू फर्दर लेंड, आगे लोन्स देने में भी उनको दिक्कतें आती है। तो एक बार ये बैड लोन्स हट गए तो दे कैन फंक्शन इफेक्टिवली फ्रॉम देन ऑन। और बैड, ये जो भी है, अगर बैड बैंक भी बनाया जाए या जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको भी रीफाइनेंसिंग का ये प्रोविजन है ही, उनको और कंसोलिडेट करने के लिए उनको इन्फ्यूजिंग कैश इन देम, वो तो कर ही रही है, गवर्नमेंट का वो इनिशिएटिव है ही। तो दे आर पुटिंग फाइनेंस इन दीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पर फिच ये रेटिंग एजेंसी वो कह रही है कि काफी ज्यादा अमाउंट चाहिए। तो ये रिकैपिटलाइजेशन बोलते हैं, रीफाइनेंसिंग नहीं, रिकैपिटलाइजेशन। तो रिकैपिटलाइजेशन ये $90 बिलियन लगेंगे, फिच कह रही है, टोटल कैपिटल जो ये साल बैंकिंग सेक्टर को चाहिएगा। तो टू मीट बेसल 3 स्टैंडर्ड्स, तो बेसल 3 नॉर्म्स है। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए सारे नॉर्म्स होते हैं। तो बेसल नॉर्म्स मतलब कितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उनको वगैरह रखना है। तो बेसल 3 नॉर्म्स जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उससे पता चला कि बैंक्स अभी भी कोलैप्स हो सकती है, तो उनका रिक्वायरमेंट्स और बढ़ाया गया कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वगैरह जो होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, ये ज्यादा होना चाहिए। तो उनको ज्यादा कैपिटल अपने पास रखना चाहिए। तो मतलब उनको ज्यादा कैपिटल चाहिएगा, ये बेसल 3 स्टैंडर्ड्स मतलब और ज्यादा कैपिटल चाहिए उनको कंपैरेटिवली पहले से, तो इसके लिए उनके रिक्वायरमेंट्स और बढ़ गई है। तो यही है, तो वो कह रही है कि गवर्नमेंट को तो इनिशिएटिव लेना ही होगा, दे विल हैव टू रिकैपिटलाइज बैंक्स। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ये स्ट्रेस्ड बैंक बैड बैंक बनेगी तो भी उनको तो इनिशिएटिव लेना ही होगा, वो यहाँ पे वो बता रहे हैं। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं, 3 मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वर्ल्ड ग्लोबल। तो ये है, एक तो फिच जो अभी हमने डिस्कस किया, ये एक्चुअली स्मॉलेस्ट अमंग द 3 है। तो लार्जेस्ट जो है वो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर है, और तीसरी है मूडीज। तो ये 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। तो कंट्रीज को भी क्रेडिट रेटिंग देते हैं कि उनका क्रेडिट वर्दीनेस कैसे, मतलब कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स या इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिस्क है, क्या क्या वायबिलिटी है उनका, ये सब, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितना है, वो सारा वो क्रेडिट रेटिंग देते हैं। इवन कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस का भी क्रेडिट रेटिंग हो सकता है, तो वो ये एजेंसीज करती है। तो ये फाइनेंशियल हिस्ट्री, करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज देख के क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। तो ये क्रेडिट रेटिंग है। तो जो लेंडर है तो उसको पता चले कि कितना क्रेडिट वर्दीनेस है उसका, तो ये क्रेडिट रेटिंग से पता चलता है। इसके काफी सारे पर्पसेस हो सकते हैं, इससे काफी सारा डिसाइड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे फाइनलाइज करना है, प्राइसिंग कैसे रखना है, ट्रेडिंग में वगैरह। तो क्या सेफ है कि नहीं, क्रेडिट वर्दीनेस कितना है, वो पता चलता है। तो इंडियन भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है और ये इंटरनेशनल भी है, जैसे हमने अभी फिच देखा, मूडीज है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर है, वैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है। फिर तो ये 3 मेजर, तो बिग 3 कहते हैं इनको, फिच, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स एंड मूडीज। तो मेजरली इंडिया का क्रेडिट रेटिंग भी होता है इन सबसे, तो उससे ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब वेरियस फॉरेन इन्वेस्टर्स इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसीलिए इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि ये रेटिंग्स इम्प्रूव हो, ताकि वो इंटरनेशनली उनका जो आउटलुक है, इकोनॉमिक आउटलुक कंट्री का, उनके लिए हमारा अच्छा हो, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आए। अगला न्यूज आइटम है, आर्कटिक वॉल्ट रिसीव्स न्यू सीड डिपॉजिट्स। तो ये है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। ये है सीड्स यहाँ रखे गए, मतलब जो ग्लोबल फूड क्रॉप्स है उनके सारे सीड्स यहाँ पे सारी कंट्रीज यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। तो ये ऐसे एक जीन बैंक बन जाता है, मतलब सीड्स की जो स्पेसिफिक जीन्स है, अलग अलग वेराइटीज होती है, उनकी अलग अलग जीन्स होती है, तो एक इसको जीन बैंक कहा जाता है। तो सारे सीड्स यहाँ स्टोर किए जाते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर्स, मतलब वो सेफ परमाफ्रॉस्ट लेवल पे कहा जाता है, वेरी लो टेम्परेचर्स पे ये स्टोर किए जाते हैं। तो ये ऐसे जीन बैंक्स काफी सारी कंट्रीज में सब जगह पे होते हैं। पर ये जो स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिपोजिटरी है। तो ये एस्टेब्लिश करने का पर्पस ये होता है कि फ्यूचर में कभी वॉर हुआ, न्यूक्लियर वॉर हुआ, या कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, मीटियोर अटैक हुआ, क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आती है और ग्लोबल फूड क्रॉप्स वाइप आउट हो जाते, तो ये सीड बैंक फंक्शन करेगी कि हम फिर से सर्वाइव कर सकते, फूड क्रॉप्स ला सकते। तो ये इसका ये पर्पस है। ये 2008 में एस्टेब्लिश किया गया था, और रिसेंटली अभी इसमें 50,000 न्यू सैंपल्स ऐड किए गए, इसमें से थोड़े इंडिया से भी सैंपल्स ऐड किए गए हैं। और ये पहली बार यहाँ से निकाले भी गए थे सीड्स, वो था इन 2015। तो ये 2015 में जो निकाले गए थे वो भी अभी फिर से डाले गए हैं, मतलब उनको मल्टीप्लाई करके रिकॉन्स्टिट्यूट करके डाला गया है। तो ये जो स्टेप लिया गया है, दिस इज इम्पोर्टेंट
बिकॉज इससे पता चलता है कि अगर फ्यूचर में सच में ऐसा हुआ भी तो ये पॉसिबल है कि सीड्स को रिट्रीव किया जाए यहाँ से और उनको ग्रो करके रिकॉन्स्टिट्यूट करके भी वो मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। तो दैट इज द वन पॉजिटिव डेवलपमेंट इन दिस, जो फर्स्ट टाइम किया गया और पॉजिटिवली इसको लिया गया। ये रिट्रीव भी इसलिए किया गया था क्योंकि ये जो सीड बैंक, जो सीड्स चाहिए थे ये रिसर्च ग्रुप्स को, जो यहाँ ग्रो करने के लिए सीड्स चाहिए थे, तो ये एक्चुअली एलेप्पो, सीरिया में जो सिटी है एलेप्पो, यहाँ पे वॉर चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे से वो रिट्रीव नहीं किए जा सकते थे यहाँ की जीन बैंक से, तो इसीलिए ये सीड्स एजेंसी ने यहाँ से, यहाँ इससे स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल से बोरो किया गया। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। ये है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल। तो यहाँ पे ये वॉल्ट रूम्स है जहाँ पे सीड स्टोर किए जाते हैं और ये पूरा आइस के अंदर है। तो ये आर्कटिक पे 1000 किलोमीटर फ्रॉम आर्कटिक है। ये आर्कटिक का एक आइसोलेटेड आइलैंड है। स्वालबार्ड एक्चुअली यहाँ नॉर्वे में है, तो यहाँ पे ये लोकेटेड है। तो इवन अगर यू नो ये सी आइस शीट्स मेल्ट भी हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग से, तो भी वो सी लेवल के ऊपर रहेगा। तो ये इंश्योर किया गया है। और ये परमाफ्रॉस्ट लेवल पे रखा जाता है, मतलब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, मतलब -18 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर पे स्टेबल रखा जाता है बाय इलेक्ट्रिकली पावर्ड फ्रीजर यूनिट्स। और अगर ये टेक्निकल फेलियर भी यहाँ पे हो गया तो भी टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होगा। तो ये है जीन बैंक। फिर अगला न्यूज आइटम है लास्ट, रेयर लुमिनस नेबुला पोजेस कॉस्मिक पजल। तो ये एक नेबुला है। सो नेबुला इज द स्मॉल, इज द इनिशियल फॉर्म। नेबुला से ही स्टार्स ग्रो बनते हैं, मतलब स्टार्स डेवलप होते हैं। तो नेबुला अवेलेबल दिखते हैं इन वेरियस गैलेक्सीज। तो यूनिवर्स में काफी सारी गैलेक्सीज है, उनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे। और मिल्की वे एक गैलेक्सी का नाम है जहां पे सन लोकेटेड है, हमारा सन। सन इज वन ऑफ द स्टार्स। सो गैलेक्सीज कंप्राइज ऑफ स्टार्स, तो काफी सारे स्टार्स होते हैं। सन इज एक्चुअली अ स्मॉल स्टार इफ यू लुक एट ऑल अदर स्टार्स इन मिल्की वे गैलेक्सी टू। तो सन के अराउंड जो पूरा सिस्टम है उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। उसमें जो 8 प्लैनेट्स है, एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स है वगैरह, वो सारा यहाँ लोकेटेड है। तो ये जो सोलर सिस्टम है, ये तो हम एक छोटे से अर्थ में यहाँ रह रहे हैं, तो बाकी सारी दुनिया में काफी, यूनिवर्स में काफी सारी गैलेक्सीज है। और ये गैलेक्सीज में यहाँ पे ये जो नेबुला पाया गया है इसको एलन कहा गया है, एनॉर्मस डायमंड अल्फा नेबुला। तो ये एलन, और इसको दूसरा नाम ये मेमोथ 1 दिया गया। तो ये ग्लो कर रहा है और इसका सोर्स ऑफ पावर नहीं समझ में आ रहा है, नो ऑब्वियस सोर्स ऑफ पावर समझ में आ रहा है। तो ये डिस्कवर किया गया और ये 10 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है। मतलब light year is the unit of distance traveled by light in 1 year. So distance traveled by light in 1 second is 3 into 10 raised to 8 meters. तो distance traveled by light in 1 year कितना होगा, और ये 10 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है। तो यहाँ पे ये डिस्कवर हुआ है। तो दिस इज इन अ रीजन जहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैलेक्सीज भी है। तो इसको प्रोटो क्लस्टर कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गैलेक्सीज है, अर्ली गैलेक्सीज है। तो यहाँ पे ये नेबुला डिटेक्ट हुआ है। तो यही है आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।